नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में 2016-17 का बजट पेश करने वाले हैं। बजट से जुड़े अनुमान, संभावनाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं, बजट का सीधा प्रसारण, साथ ही बजट पेश होने के बाद इससे जुड़ा पूरा विश्लेषण आप देख पाएंगे आज दिन भर राज्यसभा टीवी पर। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। 2017-18 का आम बजट आज लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई तरह की छूट की उम्मीद। बयानवे साल बाद पहली बार आम बजट के साथ पेश होगा रेल बजट। सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की मजबूती और गति बढ़ाने पर होगा जोर। वित्त मंत्री कर सकते हैं कई अहम ऐलान। विकास दर पर नोटबंदी का असर, आर्थिक सर्वे में 6.5% रहने का अनुमान। आयकर दरों में कटौती और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर चर्चा पर जोर। आयकर विभाग के निशाने पर 18 लाख करदाता, 5 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों को भेजे जाएंगे नोटिस। 10 दिन में देना होगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद ई अहमद का निधन। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान पड़ा था दिल का दौरा। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। आज पेश होगा 2017-18 का बजट और शुरुआत करेंगे इसी से जुड़ी अहम खबरों के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज एनडीए सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। ये उनके लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी से हुई परेशानी दूर करने के लिए अरुण जेटली 2017-18 के बजट में कुछ टैक्स राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। सरकार ने इस बार बजट पेश करने की तारीख पहले कर दी है, जिससे वित्त वर्ष खत्म होने से पहले बजट संबंधी समूची प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसी के मद्देनजर इस बार बजट फरवरी के आखिर के बजाय आज ही पेश किया जाएगा, ताकि इसे 31 मार्च से पहले पारित किया जा सके। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री बजट प्रस्तावों पर ट्वीट हुए सवालों का जवाब देंगे। लोग अपने सवाल ट्विटर #myquestion2fm पर पूछ सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय में बजट को अंतिम रूप दिया। पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि वित्त मंत्री उन्हें राहत और फायदा पहुंचाने वाला बजट पेश करेंगे। बजट में आम आदमी को टैक्स छूट की सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। इनकम टैक्स में राहत संभव है और टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार हो सकता है। होम लोन की ब्याज पर इनकम टैक्स छूट बढ़ने की भी संभावनाएं हैं और 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मुमकिन है। इनके अलावा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में बदलाव हो सकता है। हालांकि कुछ मोर्चे पर आम आदमी की उम्मीदों को झटका भी लग सकता है। बजट में सर्विस टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है और इसे मौजूदा 15% से बढ़ाकर 16% किया जा सकता है। बजट में इस बार सरकार का मुख्य जोर रोजगार बढ़ाने पर हो सकता है। बजट में नई नौकरियां पैदा करने और रोजगार से जुड़ी 1 या 2 बड़ी योजनाओं के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा मौजूदा योजनाओं के तहत फंड का आवंटन बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में ज्यादा खर्च के साथ मनरेगा, कृषि सिंचाई योजना पर भी खर्च बढ़ाया जा सकता है। बजट में किसानों और ग्रामीण भारत के अलावा महिलाओं, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों, मसलन स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है। साथ ही घरेलू विनिर्माण और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए भी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। तो तमाम उम्मीदें 2017-18 के बजट को लेकर आज लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे पेश करेंगे। तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं हर वर्ग के लोग। टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई तरह की छूट की उम्मीद की जा रही है और ये पहला मौका है 92 साल बाद जब पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट पेश होगा। सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की मजबूती पर जोर दिया जाएगा और खासतौर से जो
आम नागरिक है उसकी नजरें टैक्स स्लैब के बदलाव पर जरूर टिकी होंगी। इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपनी संवाददाता अनु दीवान का, जो कि अमृतसर से हमारे साथ जुड़ी है। हम उनका रुख करते हैं। अनु, अमृतसर पंजाब में आप हैं, हम जानते हैं वहां चुनाव भी होने हैं। राजनीतिक दलों का तो यही मानना था कि चुनाव बजट के बाद आए। लोगों से आपने बात की होगी, क्या बजट से उनके सरकार चुनने के फैसले पर फर्क होगा? किस तरह की उम्मीदें बजट को लेकर? बिल्कुल प्रीति, चाहे चुनाव किसी भी राज्य में हो या ना हो, लेकिन बजट पर सभी की नजरें टिकी होती हैं। इस बजट से भी पंजाब में हम हैं, पंजाब में भी काफी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो देश की जनता को मिलेगा वो पंजाब की जनता को भी मिलेगा। जैसे कुछ अन्य मुद्दे हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, जैसे टैक्स स्लैब, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सभी के लिए, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी होती है, क्योंकि ये होता है। और साथ में सर्विस टैक्स जो होता है उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि अब कम हो जाना चाहिए। किसी न किसी तरह महंगाई जो है वो किस तरह सरकार अपने इस बजट में कम करती है, क्योंकि प्रीति देखा जाए तो नोटबंदी का असर पंजाब में अभी भी देखने को मिल रहा है। लोग काफी आहत थे पंजाब में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद भी लोग इस समय भी काफी परेशान चल रहे हैं। क्या हम देखते आए कि दिल्ली में चाहे चीजें सामान्य हो गई हों, लेकिन पंजाब में लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं। तो दिक्कत ये है अब लोगों के लिए ये है कि बजट के बाद नोटबंदी में जिस तरह से उनको परेशानी हुई है, बजट उनके लिए क्या कुछ लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है, या वो पंजाब की जनता इसी तरह से परेशान रहेगी जिस तरह नोटबंदी के टाइम पे रही थी। बिल्कुल, यानी जनता पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से बजट में टैक्स में छूट की घोषणा जरूर की जाए। अब देखना होगा इसे लेकर किस तरह की घोषणाएं होती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार रेल बजट को अलग से पेश किए जाने वाली पुरानी परंपरा को खत्म कर देंगे। 1924 के बाद ये पहला मौका होगा जब रेलवे का बजट अलग से नहीं बल्कि आम बजट का हिस्सा होगा। रेल बजट इस साल आम बजट का ही हिस्सा होगा, जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए आम बजट में रेलवे के लिए वित्त, परियोजनाओं और प्रारूप को लेकर कुछ पैराग्राफ होंगे। नई पटरियां बिछाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास, विद्युतीकरण के साथ साथ रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन रेल बजट का हिस्सा हो सकता है। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाना, सुरक्षा पर आवंटन बढ़ाना और कृषि उत्पादों के लिए विशेष तरह की ट्रेनें शुरू करने पर रेल बजट में खास जोर दिए जाने की संभावना है। बजट में गैर किराया राजस्व बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें खाली पड़ी भूमि का इस्तेमाल और निजी भागीदारी के साथ स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर 1000 POS लगाने का भी विचार है। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा तकनीक पर बड़ा ऐलान हो सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री को 1,19,000 करोड़ रुपए का विशेष सुरक्षा कोष बनाने के लिए पत्र लिखा था, जिसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे का परिचालन अनुपात लक्ष्य 92% है। अप्रैल-दिसंबर 2016 में रेलवे के यात्रियों की संख्या और माल परिवहन दोनों में ही कमी आई है। ये 1,34,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1,19,000 करोड़ रुपए पर रहा है। सरकार की ओर से मांग के अनुसार किराए में बढ़ोतरी की योजना को पेश किए जाने के बावजूद यात्री किराए से आय में पिछले साल के मुकाबले 9% से ज्यादा की कमी आई है। ऐसे में अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो यात्रा में होने वाले खर्च की दूसरे माध्यमों से भरपाई करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रणव गोस्वामी गोवा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रणव, किस तरह की चर्चाएं इस बार के बजट को लेकर, और क्या रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश हो रहा है, इसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं आम लोगों में? देखिए, जहां तक रेल बजट की बात है, एक साथ पेश हो रहा है। एक तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा कि पहली बार जो आम बजट है वो रेल बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें हैं लोगों की, वो हमेशा से रही है। रेल नेटवर्क, जिस तरह से एक विशाल रेल नेटवर्क है, किस तरह से सुविधाओं को बढ़ाया जाए,
ये एक उम्मीद जरूर होगी कि सरकार किस तरह का बजट लेकर आती है। हमेशा से एक इस तरह की आलोचना होती रही है कि रेल में जो सुविधाएं हैं पैसेंजर्स को वो उस मुताबिक उम्मीद के मुताबिक नहीं है। साफ सफाई को लेकर, रेलवे में सुरक्षा को लेकर और खासतौर पर अभी पिछले ही दिनों 2 बड़े जो रेल हादसे हुए हैं उसके बाद से सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लाजमी है कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हर बार लोगों की नजरें टिकी होती है कि किस तरह की सौगातें सरकार इस बार लेकर देने वाली है। रेल को लेकर लोग चाह रहे हैं कि इस बार रेल का जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की कोई ऐसी घोषणा ना हो। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं उसको मुकम्मल करने की ओर सरकार ध्यान दे। ये सारी बातें हैं जिस पर कि लोगों की नजर होगी जब ये बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम लोग चाहते हैं यात्री किराया ना बढ़े और साथ भले ही नई ट्रेनों का ऐलान ना हो, लेकिन बुनियादी ढांचे की मजबूती और सुरक्षा पर खास तौर से रेलवे में ध्यान दिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल चालू वित्त वर्ष में विकास दर करीब 1% घटने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये अनुमान लगाया गया है। सर्वे में आयकर दरों में कटौती के साथ गरीबी के खात्मे के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर गहन चर्चा पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबिक नोटबंदी के चलते चालू वित्त वर्ष में विकास दर पर असर पड़ेगा। इस तरह चालू वित्त वर्ष में विकास दर घटकर 6.5% पर आने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 7.6% था। हालांकि अगले वित्त वर्ष से अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी और जीडीपी 6.75% से लेकर 7.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर 4.15% रहेगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.2% थी। औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर भी नीचे जाने का अनुमान है और ये 5.2% रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष में ये क्षेत्र 7.4% की दर से बढ़ रहा था। बहुत सारे डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज भी हैं। वी हैव टू सी हाउ डिमोनेटाइजेशन प्लेज आउट, और एक्सटर्नली भी काफी द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक वी डोंट नो एग्जैक्टली कल नाफ्टा में क्या होगा, कल यूएस चाइना रिलेशंस में क्या होगा। सो इतनी सारी अनसर्टेनिटी है दैट आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट दैट इन आवर फोरकास्ट। सर्वेक्षण में सरकार के लिए कुछ सलाह भी है। इसमें गरीब कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर जोर दिया गया है। वहीं आयकर दरों और रियल एस्टेट के लिए स्टैंप शुल्क में कटौती की भी बात है। उच्च आय वालों को टैक्स के दायरे में लाने का सुझाव है। अघोषित आय से टैक्स वसूली के दौरान आयकर दाताओं को परेशान नहीं करने को भी कहा गया है। ऑपरेशन क्लीन मनी, एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड स्वच्छ धन अभियान। स्वच्छ धन अभियान, it is just the name of the programming software which will be used to get answers on all the deposits which are made, and after getting all the preliminary answers from people, then only if the need be we would be taking legal action against those people. सर्वेक्षण में केंद्र और राज्यों में बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय सेहत में सुधार पर जोर है। साथ ही जीएसटी में जमीन और अचल संपत्तियों को शामिल करने पर भी जोर है ताकि काले धन पर लगाम लग सके। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति का दस्तावेज है और इसे आम बजट की रूपरेखा का पता चलता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को बजट पेश करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बजट के ऐलानों पर शेयर बाजार की भी पैनी नजर रहती है और चुनिंदा शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिलती है। बजट से एक दिन पहले कल शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। गिरावट की मुख्य वजह मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स और निफ्टी 0.75% तक गिरकर बंद हुए। बीएससी का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 194 अंक की गिरावट के साथ 27,656 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला निफ्टी 71.45 अंक गिरकर 8,561 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी क्षेत्र के शेयरों को ज्यादा गिरावट इनमें दर्ज की गई। इसके अलावा फार्मा, मेटल, ऑटो, पावर शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। और अब बात कुछ और अहम खबरों की।
सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद का निधन हो गया है। बुधवार तड़के 2:15 पर उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। कल संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 78 साल के ई अहमद केरल के मल्लापुरम सीट से लोकसभा सांसद थे। पेशे से वकील अहमद 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो 2004 से 2009 के बीच यूपीए 2 सरकार के दौरान विदेश राज्य मंत्री भी रहे। ई अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। उनके निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है। सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद का निधन हुआ है। बुधवार तड़के 2:15 पर उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। कल ही संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 78 साल के ई अहमद केरल के मल्लापुरम सीट से लोकसभा सांसद थे। पेशे से वकील ई अहमद 1999 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 से 2009 में यूपीए 2 सरकार के दौरान ई अहमद विदेश राज्य मंत्री भी रहे। वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे और उनके निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक जाहिर किया है। जाहिर तौर पर राजनीतिक जगत के लिए ये शोक की खबर और तमाम बड़ी हस्तियों ने ई अहमद के निधन पर शोक भी जाहिर किया है। बुधवार तड़के 2:15 पर उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। बजट सत्र से पहले दिन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत भी बताई। Honorable members, in the Basant season of renewal, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही मंगलवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने मौजूदा बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने नोटबंदी के फैसले को साहसिक बताते हुए इसे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम करार दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही शुरू होने वाली आधार भुगतान प्रणाली से देश में तकनीकी क्रांति का रास्ता साफ होगा। to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing, the government took the decision on 8th November 2016 to demonetize all 500 and 1000 rupee currency notes. राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस पर जोर दिया। साथ ही धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी खर्च पर चुनाव कराए जाने पर भी चर्चा की जरूरत बताई। Frequent elections put on hold development programs, disrupt normal public life and impact essential services and burden human resources with prolonged period of elections duty. राष्ट्रपति ने आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। The state of Jammu and Kashmir has been affected by terrorism sponsored and supported from across the borders. The attempts of infiltration, incidents of terrorist violence and loss of precious lives of civilians and security persons remain a cause of grave concern.
राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सरकार की तारीफ की। उन्होंने भविष्य की जरूरतों वाली बुनियादी ढांचा के विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और जैसा हमने आपको बताया कि सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ए अहमद का निधन हो गया है और इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य। आचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने पर। जाहिर तौर पर सत्र के दौरान ही, अभिभाषण के दौरान ही ए अहमद को दिल का दौरा पड़ा, अब वो हमारे बीच नहीं है। कितना बड़ा नुकसान? ये अहमद साहब का मेरा उनके साथ काफी समय से संबंध रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है जी। और एक बहुत ही सक्रिय और इंटेलिजेंट और वेरी लार्ज हार्टेड मेंबर थे और उनका नॉलेज लेवल जो था बहुत ऊंचे लेवल का था और पार्लियामेंट के जो कमिटीज वगैरह वो चेयर करते थे। मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत अच्छे तरीके से वो उनका कार्यभार संभालते थे और लोगों के साथ इनका जो डीलिंग है, जो बिहेवियर है, वो बहुत ही उच्च श्रेणी का था। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान है ये। आचार्य साहब, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे संसद की परंपरा क्या कहती है, क्योंकि वो सांसद थे और सत्र के दौरान उनका निधन हुआ है। ऐसे में अगर आप बता पाएं कार्रवाई को लेकर। देखिए, ऐसा कोई ओकेशन मेरी याद में अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन ये एक जो डिसीजन है तो हाउस के जो सारे लीडर्स और गवर्नमेंट मिलकर के एक फैसला ले सकते हैं। तो इसमें जो असल में ये जो परंपरा है हाउस उठने का, इसमें कई बदलाव आए हैं कई बार। तो जो सिटिंग मेंबर की मृत्यु होती है उस वक्त हाउस उठ जाता है जी। लेकिन आज चूंकि बजट डे है, इसमें एक मेरे विचार से एक ऑप्शन ये है कि सुबह का जो 11 बजे का जो बजट है प्रेजेंटेशन, इसको शायद पोस्टपोन करके 5 बजे कर सकते हैं, क्योंकि पहले 5 बजे हुआ करता था बजट प्रेजेंटेशन जी। और ताकि लोग जाके इनको श्रद्धांजलि दे सके एमपीज जी। तो उठने का पर्पस भी वही था कि मेनली खासकर जब दिल्ली में उनका निधन होता है उस वक्त मेंबर्स जी सारे जाके श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जी बजट प्रेजेंटेशन तो 11 बजे की बजाय 5 बजे कर सकते हैं आज जी, बिकॉज ऑफ दिस जी। बहुत बहुत शुक्रिया पीडीटी आचार्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा पीडीटी आचार्य साहब भी कह रहे हैं, पूर्व महासचिव है लोकसभा की, क्योंकि ए अहमद सिटिंग एमपी थे और इसलिए हो सकता है, ऐसी संभावना है, तमाम परंपराओं में बदलाव भी होता रहा है संसद की, हो सकता है 11 बजे बजट न पेश होकर 5 बजे पेश किया जाए, लेकिन ये फैसला सभी मिलकर लेंगे जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अभिभाषण को प्रधानमंत्री के मन की बात बताया। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। ऑनरेबल मेंबर, इन द बसंत सीजन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत युवाओं के लिए नौकरी की है। इस मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। बात थी समाजवादी पार्टी ने अभिभाषण की आलोचना कुछ इस तरह की। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या वो प्रधानमंत्री के मन की बात थी और उसमें कुछ नहीं। सरकार ने आरोपों को खारिज किया और बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया। मनरेगा में हाईएस्ट एवर एलोकेशन इस सरकार ने दिया और जो 70 इनिशिएटिव्स हमारा सरकार ने जो आउटलाइन किया उसमें ये सब
और जॉब ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स। वो पॉलिटिकल कारण से कुछ ना कुछ कहना है, सरकार का आलोचना करना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र था। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 20 लाख युवाओं ने इसका फायदा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के भटिंडा में कांग्रेस उम्मीदवार के रोड शो के पास हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मौड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा के तुरंत बाद ये विस्फोट हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वास्तव में 3 लोगों की डेथ हो गई है। 10 तो ਵੱਧ ਬੰਦੇ 10-12 ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨੇ। ਕੁੱਕਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। और आइए हम इसी मसले पर फिलहाल रुक करेंगे अपनी संवाददाता अनु दीवान का, जो कि अमृतसर में मौजूद हैं। भटिंडा वाली घटना पर क्या अपडेट है, क्या कुछ वजह पता लग पा रही है अभी तक अनु? अनु, आप तक आवाज आ रही है? धमाका किस वजह से हुआ, कुछ पता लग पा रहा है? लगता है अनु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पंजाब के भटिंडा में कांग्रेस उम्मीदवार के रोड शो के पास ये बम धमाका हुआ। 3 लोगों की मौत हुई है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, और हरमिंदर सिंह जस्सी, जो कि मौड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जनसभा के तुरंत बाद ये विस्फोट हुआ है। जांच की जा रही है। अनु, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अनु, अगर आवाज आ रही हो, जानना चाहेंगे विस्फोट की वजह पता लग पाई है कि अभी तक कई लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से कल जनसभा चल रही थी हरमिंदर सिंह जस्सी की, ठीक उसके बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे एक ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल जो पहली जानकारी मिल रही है, अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है, सूत्रों के हवाले से जो आ रही है वो बताया जा रहा है कि ये आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल अभी ये है कि आज चंडीगढ़ से एक फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचेगी स्पॉट पर, वो पूरी जांच करेगी, फिर मामले के ऊपर देखेगी और फिर अपना बयान जारी करेगी कि क्या ये ब्लास्ट था या कोई एक हादसा था जो होते होते बच गया। लेकिन ये है कि वहां पे करीब 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं और 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो इस तरह से चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले जब इस तरह का ब्लास्ट होता है तो जाहिर बात है लोगों के बीच में खौफ जरूर बैठ जाता है, जिसका सीधा असर चुनावों में पड़ता है। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस की, इलेक्शन कमीशन की, कि किस तरह से ये 2-3 दिन पंजाब के जो है आने वाले समय के जो है वो किस तरह से शांतिपूर्वक निकाले जाए, लोगों के मन से ये डर निकालना। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अभी शुरुआती जांच की जा रही है और जांच डिटेल में जब होगी तब इस ब्लास्ट के कारणों का पता लग पाएगा। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में संदिग्ध तौर पर नकदी जमा कराने वाले 18 लाख खाता धारकों की पहचान की है। अब विभाग ऐसे लोगों को ईमेल और एसएमएस भेजकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा। सरकार ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा कराए गए धन की जांच कराने का फैसला किया है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराई है। In the first phase, where the deposits in the account are not matching with our data, we are putting the same on our e-filing portal, seeking explanations about source of income. In the initial phase, we are putting data of those persons who have deposited rupees 5 lakh or more and deposits between rupees 3 lakh to 5 lakh of suspicious nature and who had poor tax compliance after 8th of November 2016. और अब आखिर में हेडलाइंस। 2017-18 का आम बजट आज लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पेश। टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई तरह की छूट की उम्मीद।
92 साल बाद पहली बार आम बजट के साथ पेश होगा रेल बजट। सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की मजबूती और गति बढ़ाने पर होगा जोर। वित्त मंत्री कर सकते हैं कई अहम ऐलान। विकास दर पर नोटबंदी का असर, आर्थिक सर्वे में 6.5% रहने का अनुमान। आयकर दरों में कटौती और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर चर्चा पर जोर। आयकर विभाग के निशाने पर 18 लाख करदाता, 5 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों को भेजे जाएंगे नोटिस। 10 दिन में देना होगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद ई अहमद का निधन। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान पड़ा था दिल का दौरा। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।